तो राधे राधे साथियों, ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है और नवंबर मंथ हम इसमें कवर कर रहे हैं। कहां से कहां तक वीकली इसमें कवर करेंगे? तो 5 नवंबर से लेके हमारे 11 नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। लास्ट वाले पार्ट में 4 नवंबर तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करें। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले तो मार्क कर लेना इसे। 76 नंबर का जो हमारा इस बार का रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस होगा उसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे ये पूछ रहे हैं। तो आंसर याद रखेंगे, प्रबोवो सुबियांतो। तो यानी कि 26 जनवरी 2025 में कौन से नंबर का हमारा रिपब्लिक डे होगा? 76 नंबर का होगा और इस बार हमारे जो चीफ गेस्ट है वो प्रबोवो सुबियांतो है। ये भी बताओ किस देश के नए प्रेसिडेंट बने थे? तो याद रखना ये इंडोनेशिया के। देखो एक अपॉइंटमेंट भी यहाँ से क्लियर होता है। इंडोनेशिया के भी नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो प्रबोवो सुबियांतो बने थे। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट थे और उस समय उनका नाम क्या था या वहां पे प्रेसिडेंट कौन थे? सुकर्नो थे। लास्ट ईयर की या इस बार की बात करें 2024 में जो हमने 75 नंबर का रिपब्लिक डे मनाया, उस समय हमारे चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे पे? तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन वो थे। इंडोनेशिया एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ क्योंकि कंट्री इन न्यूज है। तो ये रहा इंडोनेशिया और ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसकी कैपिटल जकार्ता है, नई कैपिटल नुसंतारा है जो कि बोर्नियो द्वीप पर आपको मिलेगी। करेंसी इंडोनेशियन रुपी होती है। प्रेसिडेंट हमने कहा नए बन गए प्रबोवो सुबियांतो जो कि हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे हमारे रिपब्लिक डे पे। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कॉलिंस डिक्शनरी ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? सिंपल से याद रखेंगे, ब्राट वो शब्द है जिसे कॉलिंस डिक्शनरी ने 2024 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी जो पहली बार जो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में हुआ था और अभी नवंबर में हुआ था नई दिल्ली में। ये पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन था और इसकी थीम क्या थी? एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धम्म की भूमिका। इसमें चीफ गेस्ट हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी थी और इसका आयोजन करने का उद्देश्य था बौद्ध धर्म की समझ को बढ़ावा देना। जो महात्मा बुद्ध है, याद रखना, एशिया का ज्योतिपुंज उन्हें कहा जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि बाली पद्दामी उत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये मनाया जाता है हर साल कर्नाटक में। कर्नाटक में मनाया जाता है। दीपावली के चौथे दिन ये बाली पद्दामी का त्योहार मनाया जाता है। इतना सा आप ध्यान रखें। बाली पद्दामी त्योहार कहाँ का है? कर्नाटक का है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो आंसर होगा शुभा तोले इनका नाम है। इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, हिंदी में बोलोगे अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन। और इसकी पहली महिला हेड बन गई है शुभा तोले। ये मुंबई की एक वैज्ञानिक है और इसका हेडक्वार्टर अगर आप पूछोगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। स्थापना 1961 में होती है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 ये कब मनाया गया? हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे के रूप में। थीम वगैरह इसकी कुछ भी नहीं है और पहली बार इसे पूछोगे कब मनाया गया था? 2022 में मनाया गया था। और ये मैं आपको जरूर बता दूं कि भारत में जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था जिसे स्थापित किया गया था 1986 में। ये जो है आप देखोगे 3 राज्यों में ये फैला हुआ है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ये फर्स्ट है हमारा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो अभी ध्यान रखना, डे हमने बात करी थी इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर को होता है। वैसे अगर बात करोगे या पूछोगे कि भारत में अभी वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, शायद आपको ये छोटा छोटा ध्यान से नहीं दिख रहा होगा। तो अभी वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न निधन से है कि पूर्व न्यायाधीश के एस पुट्टस्वामी का निधन हो गया, उनका संबंध किससे है? तो आंसर होगा निजदा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। एक्चुअली में ये जो है ये न्यायाधीश थे यानी कि पूर्व जज रहे थे केरल हाईकोर्ट के एस पुट्टस्वामी इनका नाम था। और ये चर्चा में कब आए थे? 2012 में आधार कार्ड को इन्होंने चुनौती दी थी कि भैया हमारी जितनी भी प्राइवेसी है, जैसे हमारा नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, फिंगरप्रिंट्स या आंखों का आइरिस स्कैन कर लेते हो, ये सब तो आपके पास जा रहा है। फिर 2017 में 9 न्यायाधीशों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो के एस पुट्टस्वामी का नाम याद रखेंगे। अब इनका निधन हो गया। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने किस शिल्पकार को राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो आंसर इसका हो जाएगा अरुण योगीराज। अरुण योगीराज का नाम आपने सुना है। अयोध्या मंदिर में जो राम मंदिर है
उसमें रामलला की जो मूर्ति है वो इन्होंने ही बनाई थी, और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, और कर्नाटक सरकार ने भी अपने राज्योत्सव पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया। अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना, जो राम मंदिर है अयोध्या में, उस मंदिर का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए। हम अगला देखते हैं। तो अगले में मैं पूछ रहा हूं कि अभी किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा रिद्धिमान साहा। तो विकेट कीपर बल्लेबाज है रिद्धिमान साहा, अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। आप देखोगे 2024 खत्म होने वाला है, 2024 खत्म होते होते अभी तक कितने क्रिकेटर ने, 4 क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है सभी फॉर्मेट से। पहले 3 है शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, और अभी चौथे बन गए रिद्धिमान साहा। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे 72 नंबर पर है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की, जिसको जारी किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। और इसमें क्या बताया जाता है, मतलब एआई को अपनाने के मामले में कौन सा देश किस स्थान पर है, उस हिसाब से ये रैंकिंग है। तो इसमें टॉप पर सिंगापुर है, इसने इसमें स्कोर किया है 0.80 का। दूसरे पे डेनमार्क है, फिर तीसरे पे अमेरिका है। भारत 72 नंबर पर है, किस स्कोर के साथ? 0.49 स्कोर के साथ। टोटल कितने देशों की अगर ये लिस्ट है आप जानना चाहोगे, मतलब 42 हमारी रैंक है, तो टोटल कितने देशों में से? 174 देशों में से भारत 72 पे है। टॉप पर यहाँ पे सिंगापुर है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को हर साल वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2016 में मनाया था। बात करें थीम क्या है, सुनामी के प्रति लचीलेपन, समुदायों की तैयारी और प्रतिक्रिया, सुनामी रेजिलियंस, कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस एंड रेस्पॉन्स। तो ध्यान रखना ये दिवस। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अभी 7वां सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। याद रखना इसका 7वां सत्र था, 7th सेशन था। और इसका उद्घाटन किया हमारे जो केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, कौन? प्रहलाद जोशी ने। और इस बार भारत को इसका अध्यक्ष बनाया गया, और जो फ्रांस है वो इसका उपाध्यक्ष बना है। आप जानते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल कौन है? कई बार हम पढ़ चुके हैं। वर्तमान में अजय माथुर है, लेकिन अगले जो डायरेक्टर जनरल वो अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम आशीष खन्ना है। ये अगले साल मार्च से, अगले साल से ये अपना पद संभाल लेंगे। 2025 से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर जनरल बन जाएंगे, तो इनका नाम याद रखना। और खन्ना से एक नाम आपको याद आ रहा होगा, संजीव खन्ना। ये भी हमारे 51वें नंबर के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, तो ये नाम भी याद रखना। ठीक है, अगला देखते हैं। वैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां जो अभी परमानेंट सदस्य बन गया है वो कौन सा देश बन गया है? इसका उत्तर दीजिए। बाकी इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिल जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में। भारत में पहला ये एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको भारत में मिलेगा। और 101वां मैंने आपसे पूछा तो नेपाल इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। 100वां नंबर भी याद रखना, पराग्वे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत और किस देश के बीच में विनबैक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम। एक्सरसाइज का नाम विनबैक्स है। वी मतलब हो गया वियतनाम और IN मतलब हो गया इंडिया। इस बार इसका 5वां संस्करण हुआ ये नवंबर में। कहाँ पे हुआ? अंबाला और चंडी मंदिर, हरियाणा में। इसका पहला संस्करण 2018 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था, और अभी ये इसका 5वां संस्करण है। एक बार मैं ले चलता हूँ आपको वियतनाम में। ये तो भारत आपको दिख ही रहा है, तो ये वियतनाम है, और वियतनाम की कैपिटल हनोई होती है। वियतनामीज डोंग यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री है फाम मिनचिन, और प्रेसिडेंट है लुओंग पुओंग। ये भी नए बने थे, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा इनका अनुमान है, संभावना है। कब तक? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2025 तक। मतलब IMF कह रहा है कि 2025 तक भारत ये जापान को पीछे छोड़ करके, अभी आप देखोगे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में ये अमेरिका की है, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर भारत। लेकिन अगले साल तक भारत ये जापान को पीछे छोड़ के चौथे स्थान पे चला जाएगा, ऐसा IMF का कहना है। इसके स्टैटिक जरूर देखेंगे तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्थापना होती है 1944, वॉशिंगटन DC में मुख्यालय है। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। फर्स्ट डेप्यूटी MD गीता गोपीनाथ है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये जारी करता है। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे निंगोल चक्कोबा त्योहार ये कहाँ पे मनाया गया? तो याद रखना ये मणिपुर में मनाया जाता है। सिंपल से याद रखो, जिस तरह से हम लोग
दीपावली के बाद एक दिन बाद जो भाई दूज मनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे ये भाई दूज ही है, जिसको कहा जाता है निंगोल चक्कोबा त्योहार। कहाँ पे? मणिपुर में। ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी एलिवेट और कान योजना किसने लॉन्च की है? तो याद रखना कर्नाटक ने। कान से याद हो जाएगा कर्नाटक। तो बेसिकली ये दोनों योजनाओं का उद्देश्य स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। एलिवेट योजना में अगर हम बात करते हैं तो इसमें होगा कि इसमें स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और जो कान योजना है, कान का फुल फॉर्म होता है कर्नाटक एक्सेलरेट नेटवर्क। देखो, एक्सेलरेट से ही पता चल रहा है, एक्सेलरेट जैसे गाड़ी में एक्सेलरेशन आप देते हो, मतलब एक्सेलरेट मतलब आगे बढ़ाना। तो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। एक लाइन में अगर बोले, दोनों योजनाओं का उद्देश्य एक ही है, स्टार्टअप्स का जो इकोसिस्टम है उसको मजबूत करना, उसे प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना। वैसे आप मुझे बताओ नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाते हैं? तो याद रखना 16 जनवरी को मनाते हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला भी कहाँ पे रखी गई है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में रखी गई है। सूचना का अधिकार जिसे आप शॉर्ट में आरटीआई कहते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो याद रखना अभी सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला ये राजस्थान के ब्यावर में रखी गई है, जिसे आरटीआई आंदोलन का जन्म स्थान कहा जाता है। बाकी और डिटेल में तो मैं आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में आराम से डिटेल में फुल बताया है। बाकी आप फिर भी रीड करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। अभी जितने काम की बात होगी, देखो वीकली और मंथली वाला हमारा क्या होता है, रिवीजन वाली क्लास आप समझो इसे। तो जितनी काम की चीज होती है मैं उतना ही आपको बताता हूँ, बाकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। डिटेल किसी को चाहिए तो डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास आराम से पढ़ो आप। ये रिवीजन फॉर्मेट चल रहा है हमारा। तो हमने कहा अभी सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला राजस्थान के ब्यावर में रखी गई है। अगला देखते हैं। तो अगले में क्या पूछ रहे हैं कि भाई रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया है? तो फ्लाइंग फ्ली आप याद रखिएगा, सिंपल सा। अगला प्रश्न बुक से है, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा प्रोफेसर श्रीराम चोलिया ने लिखा है। तो लेखक का नाम, बुक का नाम याद रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निधन से है। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर प्रसिद्ध लोक गायिका का भी निधन हो गया। नाम क्या है उनका? नाम उनका शारदा सिन्हा है, याद रखिएगा। ये प्रसिद्ध लोक गायिका जिनका नाम शारदा सिन्हा है, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था, और अभी इनका निधन हो गया है। और ये विशेष रूप से छठ पूजा के दौरान अपने गानों के लिए जानी जाती थी। और कई पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं, जैसे कि पद्मश्री पूछोगे तो 1991 में मिल चुका है, पद्म भूषण इन्हें 2018 में मिला है, राष्ट्रीय अहिल्या देवी पुरस्कार इन्हें 2006 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सन 2000 में मिल चुका है। नाम क्या है? शारदा सिन्हा, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी मध्य प्रदेश कैबिनेट ने राज्य सेवाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत नौकरी आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा 35%। अभी तक यहाँ पे 33% महिलाओं के लिए आरक्षण था नौकरियों में, लेकिन अभी 35% कर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। इसी तरह से आपको मैं याद दिला दूं, राजस्थान में महिला पुलिस भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% किया गया था। कर्नाटक में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% किया गया। मध्य प्रदेश में 33 को 35 कर दिया गया। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में किस वर्ष तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो सिंपल से याद रखेंगे 2030 इसका टारगेट रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अभी भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भी भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। तो इस योजना के तहत आप कह सकते हो बिना जमानत के, बिना किसी गारंटी के आपको एजुकेशन लोन दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। भारत अपनी तरफ से 75% की क्रेडिट गारंटी इसमें प्रदान करेगी। एक लाइन में बोलूं, इस योजना का उद्देश्य है मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता देना, फाइनेंशियली उनको मजबूत करना, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को पूरी कर सके पैसे की बिना टेंशन किए। ठीक है, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना इसका नाम है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हमारे जो सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने कहां पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पुणे। तो मंत्री जी ने, जो कि है नितिन गडकरी, इन्होंने अभय प्रभावना संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया पुणे महाराष्ट्र में, जो मावल तालुका के परवाड़ी गांव है वहां पर इसे तैयार किया गया है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो जैन मूल्यों का सार प्रस्तुत किया जाएगा। तो कहाँ पे? पुणे इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं भी किस राज्य सरकार ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा दिल्ली ने। तो किस लिए है? तो बर्निंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ जलने से संबंधित है।
मतलब इस अभियान के तहत अगर कोई दिल्ली का कोई व्यक्ति है वो खुले में कचरा जलाता हुआ पाया जाता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर निगरानी की जाएगी इस अभियान के तहत। तो दिल्ली ने शुरू किया, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं? तो आप सभी को पता है 47th इसका आंसर हो जाएगा। और किस पार्टी से हैं? रिपब्लिकन पार्टी से हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। ये शपथ ले लेंगे 47वें राष्ट्रपति के रूप में 20 जनवरी 2025 को। इसके साथ 4 साल का इनका कार्यकाल होगा, ये ध्यान रखना। और उपराष्ट्रपति का नाम याद रखना, जेम्स डेविड वेंस है। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? तो वो कमला हैरिस है। उन्होंने ही प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा था, जो बाइडेन ने नहीं लड़ा था। और उनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। देखो, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो होता है डंकी, इसका रंग होता है नीला। अभी जो जीती है वो रिपब्लिकन पार्टी है, वो हाथी है, इसका रंग लाल होता है, जिसके ये है डोनाल्ड ट्रंप। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसने ब्राजील ग्रैंड प्री 2024 का खिताब जीत लिया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं? तो याद रखना रेड बुल के ये ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के रहने वाले हैं मैक्स वर्स्टैपेन। अभी ब्राजील ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के सुल्तानगंज स्टेशन का नाम बदलकर अजगेबीनाथ धाम कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। तो बिहार के भागलपुर जिले में जो सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन है उसी का नाम बदलकर हिंदू तीर्थ स्थल है अजगेबीनाथ धाम, उसी के नाम पे रख दिया गया। ये जो अजगेबीनाथ धाम है या अजगेबीनाथ जो मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो बिहार के सुल्तानगंज में स्थित है। और इसी के नाम पे यहाँ का जो ये सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदला गया, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं चौथा एलजी कप हॉर्स पोलो 2024 टूर्नामेंट ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो ये लद्दाख में शुरू हुआ है। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं बीडी मिश्रा, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। एक्चुअली में याद रखना लद्दाख के द्रास में, द्रास यहाँ का भी नया जिला बना था, जो 5 नए जिले बने थे उसमें द्रास भी है। तो द्रास के गोशान में अभी एक नया पोलो स्टेडियम बना है, उसी का भी यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन कर दिया। और उद्घाटन के समय ही यहाँ पे ये चौथा एलजी कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट भी शुरू हो चुका है। अच्छा, पोलो जो खेल होता है आपको पता है ना, घोड़े पे सवार होकर के डंडे से वो बॉल को हिट करना होता है, वो पोलो होता है। इसमें हर टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है, तो आप सभी को याद होगा और याद रखना चाहिए, मणिपुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म नाम की बुक को किसने लिखा है? तो याद रखेंगे रामचंद्र गुहा ने इस बुक को लिखा है। पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण जो भी आंदोलन हुए उसके बारे में जो भी बातें हैं वो इसमें लिखी गई है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान ये कहां पर स्थित है? ये प्रश्न मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि एज ए स्टैटिक ये आपसे पूछा जा सकता है अल जौफ रेगिस्तान कहां पर है और चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहली बार यहाँ पे बर्फबारी हुई। इतनी बर्फबारी हो गई पूरा रेगिस्तान सफेद चादर की तरह नजर आ रहा था। ये आपको सऊदी अरब में मिलेगा। सऊदी अरब में ही ये अल नेफूद रेगिस्तान जो और रब अल खाली मरुस्थल ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नाबी का उद्घाटन ये अभी कहां पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा पंजाब में। ब्रिक नाबी ये भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट है जो अभी पंजाब के मोहाली में स्थापित किया गया है। नाबी मतलब नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। और इसका उद्देश्य है उन्नत जैव प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बदलना। तो ध्यान रखना ये भारत का पहला है, इसलिए प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ पंजाब में। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए अभी सुगम एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ ने इसको लॉन्च किया है क्या ये? मतलब आपने देखा होगा कोई मकान हो गया, कोई प्लॉट आप खरीदते हो तो उसमें कई बार धोखाधड़ी हो जाती है, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेच दिया जाता है या ऐसे प्लॉट की रजिस्ट्री तक करा दी जाती है जो अस्तित्व में नहीं होता। तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, पंजीकरण वगैरह में रजिस्ट्रेशन में पारदर्शिता लाने के लिए ये सुगम एप्लीकेशन को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, ताकि इस तरह की धोखाधड़ी से लोगों को बचाया जा सके। तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि अभी किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा अनिल प्रधान को। अनिल प्रधान, एक तो ये याद रखो ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है अनिल प्रधान और इन्हीं को रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार है, ये भी ध्यान में रखना। 10 लाख रुपए इसमें पुरस्कार के रूप में मिलते हैं। अगर इनको तीसरा मिला तो पहला दूसरा भी मैं आपको बता दूं।
तो पहला जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है ये सेथरिचम संगतम को मिला था, और दूसरा वाला रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को मिला था। अभी तीसरा अनिल प्रधान को मिला, ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किस राज्य में भारत भूटान पर शुरू हुआ पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, तो आंसर हो जाएगा असम। तो याद रखेंगे अभी असम में ही भारत भूटान सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत चेक पोस्ट शुरू हो चुका है। और भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है, उसमें भी कौन से राज्य में, याद रखना ये चेक पोस्ट शुरू हुआ तो असम में, असम के दरंगा में ये शुरू हुआ है। उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान करना, सुगम बनाना। अच्छा, मैंने कहा भूटान भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है ना, तो कौन कौन से हैं वो राज्य मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैप से, मैप में यहाँ देखो आप, ये आपको सिक्किम नजर आएगा। अच्छा, इससे साफ सुथरा वाला मैप मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ समझ में आएगा। असम से ये भूटान हो गया, एक तो ये सिक्किम हो गया, ठीक है, इतनी सी सीमा बना रहा है। ये पश्चिम बंगाल से यहाँ तक की सीमा बना रहा है, ये असम से यहाँ से यहाँ तक की, और ये अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा भी आप देखोगे तो असम से ही सीमा बना रहा है, और यहाँ पे एक दरंगा नाम का स्थान है, तो वहीं पे ये चेक पोस्ट बना है भारत और भूटान के बीच में, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया। आप सबको पता है 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में। पहली बार इसे 2014 में मनाया गया था। इस तरह का एक प्रश्न एग्जाम में आया था, मैंने आपको बताया भी था, एलडीसी के पेपर में आया था, और 2019 में भी आया था, और एक बार ये 2021 के एग्जाम में भी आ चुका है। क्या पूछा है कि किसकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। देखो ये नहीं पूछा कब मनाया जाता है, ये आप सबको पता है 7 नवंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है ये पूछ लिया, तो इसका सही उत्तर क्या होना है, मैरी क्यूरी होना है। मैरी क्यूरी ये कौन है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं इनके बारे में। ये पोलैंड से थी, और रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था, और उनके रिसर्च से कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट मेथड का डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ। तो इन्हीं की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और मैडम मैरी क्यूरी का नाम एक और कारण से आपने सुना होगा, क्योंकि इनको 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला था, और ऐसा दो क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला थी। एक तो फिजिक्स में मिला था 1903 में, और केमिस्ट्री में 1911 में मिला था, इसीलिए मैडम क्यूरी का नाम आपने सुना होगा। तो ध्यान रखना, ये थीम भी है, होप लव स्ट्रेंथ आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी लॉन्च भारत की पहली रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा फैंटम। अब ये रेड डॉट साइट क्या है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, जैसे कि कोई भी पिस्टल हो गया, राइफल हो गया, तो जब भी आपको निशाना लगाना है तो यहाँ पे एक डॉट सा निकलता है, जैसे यहाँ पे आपको निशाना लगाना है, इस आदमी के खोपड़ी पे निशाना लगाना है, तो यहाँ से रेड लेजर की तरह जाएगा, और उसकी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ मेरा जो ऐसे गन निकलेगी, जो बुलेट निकलेगी, वो कहाँ पे हिट करने वाली है। तो एक तरह का आप कह सकते हो ये टारगेटिंग सिस्टम है, आपको सही टारगेट प्रोवाइड करेगा, और इसका नाम है फैंटम। इतना सा ध्यान रखो अभी आप। और इसे किसने बनाया ये भी मैं आपको बता दूं, कर्नाटक बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रे डिफेंस, उसी ने इसको तैयार किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि पर्यावरण जहाज सूचकांक एनवायरमेंट शिप इंडेक्स में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह पोर्ट कौन सा बन गया, तो आंसर होगा मोरमुगांव पोर्ट बन गया है। एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, तो इसमें क्या होता है, ऐसे बंदरगाहों को शामिल किया जाता है जो एनवायरमेंट को, पर्यावरण को ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं, और अभी इस इंडेक्स में शामिल हो गया है ये मोरमुगांव बंदरगाह। इसमें शामिल होने वाला ये भारत का एकमात्र बंदरगाह है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, है कहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, गोवा में आपको मिलेगा। स्टैटिक बन के भी आ सकता है। मोरमुगांव पोर्ट कहाँ पर है, गोवा में है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है, तो इसमें आईआईटी दिल्ली टॉप पर है। एक्चुअली में इस रैंकिंग में 984 एशियाई संस्थानों को शामिल किया गया, और इसमें से 161 भारतीय संस्थान शामिल है, जिसमें आप कह सकते हो 6 भारतीय संस्थान टॉप 100 में आते हैं, और आईआईटी दिल्ली सभी भारतीय संस्थानों में टॉप पर है। लेकिन इसकी इस पूरी लिस्ट में रैंकिंग क्या है, पूरे एशिया में इसको कौन सी रैंक दी गई है, तो 44th इसे रैंक दी गई है। अगर बात करें इस पूरी लिस्ट में टॉप पर कौन है, तो ये आपको ऑब्वियस सी बात है पता होगा, चाइना का जो पेकिंग यूनिवर्सिटी है वो इस पूरी लिस्ट में टॉप पर है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत सरकार ने हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदायों को अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए अभी किस नाम से एक ब्रांड शुरू किया है, तो याद रखेंगे ट्यूलिप इसका नाम है। तो भारत सरकार का जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री कौन है, याद रखेंगे इसके मंत्री है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार।
और अभी इस मंत्रालय ने हाशिए पर रहने वाले कारीगर समुदायों को उनके जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको बेचने के लिए ही ये ट्यूलिप नाम से एक ब्रांड शुरू किया है। मतलब एक तरह से ये ई मार्केट है, जैसे आपका फ्लिपकार्ट होता है, अमेजॉन होता है, तो उसी तरह से ये ट्यूलिप नाम से एक ई मार्केट है, जहां से ये कारीगर हैं वो अपने उत्पादों को भारत और पूरे विश्व में, विदेशों में बेच सकेंगे। ट्यूलिप का मतलब हो गया ट्रेडिशनल आर्टिशियंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम। और अभी ये जो ब्रांड है ट्यूलिप ब्रांड, इसको कहाँ पे लॉन्च किया ये भी मैं आपको बता दूं। शिल्प समागम मेला 2024 का उद्घाटन जब किया गया नई दिल्ली में, तभी इसको इन्होंने शुरू किया। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी कौन भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। अभी विश्व रैंकिंग में ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो सही उत्तर होगा अर्जुन एरिगेसी। तो अर्जुन एरिगेसी ये भारतीय चेस ग्रैंड मास्टर हैं और अभी लाइव शतरंज रैंकिंग में ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और पहले स्थान पर कौन है, या यूं कहूं कि अब ये केवल किन से पीछे हैं, तो जो 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं मैग्नस कार्लसन। और ये मैग्नस कार्लसन अगर पूछेंगे ना कहाँ के चेस प्लेयर हैं, तो नॉर्वे के चेस प्लेयर है, याद रखना। और अब रैंकिंग में दूसरे स्थान पे अर्जुन एरिगेसी आ गए हैं जो भारतीय हैं, तो इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे अभी नवंबर में ही तीसरा ऑस्ट्रा हिंद संयुक्त सैन्य अभ्यास ये कहाँ पे आयोजित किया गया, तो आंसर होगा पुणे में। एक्सरसाइज का नाम है ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में हुआ। ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब इंडिया। तीसरा संस्करण था जो अभी हुआ कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। देखो वैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ हम और कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं, एक तो ऑस इंडेक्स नाम का एक्सरसाइज भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होता है। एक मालाबार एक्सरसाइज होता है, ये वैसे क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड में 4 देश आते हैं, आपको पता है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। पिच ब्लैक और काकाडू एक्सरसाइज ये बहुपक्षीय अभ्यास है, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, जिसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है और भारत इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व रेडियोग्राफी दिवस, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 8 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और ये पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जर्मन भौतिकी विज्ञानी थे विल्हेम कॉनराड रोंटगन, और इन्हीं के योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिवस हम 8 नवंबर को मनाते हैं, इनकी जयंती को, क्योंकि 1895 में एक्सरे की खोज इन्होंने ही की थी। तो प्रश्न देखो, अगर इससे नहीं आया ना तो एक स्टैटिक आपको ये बन जाएगा कि एक्सरे की खोज करता कौन था, किसने खोज की थी, कब की थी, 1895 में विल्हेम कॉनराड ने की थी, ये ध्यान रखना। और उन्हीं के सम्मान में 8 नवंबर को उनकी जयंती को ये दिवस मनाते हैं। वैसे थीम भी है रेडियोग्राफर अनदेखी को देखना, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत ने पूर्वी प्रहार, क्या है नाम इसका, पूर्वी प्रहार, ये एक त्रिसेवा अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पे किया, तो लद्दाख में किया है। तो एक्सरसाइज का नाम पूर्वी प्रहार है। त्रिसेवा मतलब हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, जैसे कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इनके बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है और 10 दिनों तक ये एक्सरसाइज चला। अभी 8 तारीख को शुरू हुआ था, 8 नवंबर को। कहाँ पे, पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचोक नामक स्थान पे ये हुआ था, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं भी किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया, तो सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया ने लगा दिया है। जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इनको यूज नहीं कर पाएंगे। वैसे अच्छी बात भी है ये। अच्छा, एक पॉइंट ये बता दूं मैं आपको, ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ भी शुरू हुआ था, ये भी एक अच्छा लॉ है। और ये जो इनिशिएटिव है 16 वर्ष से कम वाला, ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर ये भी अच्छा प्रश्न है, दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी जिनका भी निधन हो गया, तो ये प्रश्न स्टैटिक में पूछा जा सकता है कि दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड का नाम बताइए। आप पूछोगे पहला क्यों पूछ लिया, अभी तो जो मिस वर्ल्ड चल रहा है, जो हमने 2024 में पढ़ा था, वो कौन सा नंबर का एडिशन था, 71 नंबर का। और एग्जामिनर फर्स्ट वाला क्यों पूछ रहा है, वो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि अभी ये न्यूज में था। तो न्यूज से ही स्टैटिक बन के आता है, ये आप माइंड में हमेशा बिठा लो, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर उत्तर की बात करेंगे तो की हाकनसन है, और ये किस देश की है, तो ये है नहीं, मतलब थी, स्वीडन की थी। और अभी इनका निधन हो गया। दुनिया की पहली विश्व सुंदरी, 1951 में इन्होंने ये खिताब जीता था मिस वर्ल्ड का। और अभी 2024 में जो हमने कहा मिस वर्ल्ड का 71 नंबर का जो टाइटल है वो किसने जीता है, जिसका आयोजन मुंबई में हुआ था, ये भी ध्यान रख लेना, क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ने जीता है, जो कि चेक रिपब्लिक से है। भारत की पहली मिस वर्ल्ड भी याद रखना, भारत की पहले तो पूरा नाम मैंने पूरी लिस्ट लगा दी अभी तक जितनी भी भारतीय मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुके हैं। पहली वाला जरूर याद रख लेना, 1966 में बनी थी रीता फारिया, और सबसे लास्ट 2017 में मानुषी छिल्लर बनी थी। अगला देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष कर संग्रह में योगदान देने वाला शीर्ष देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पे अभी एक रिपोर्ट जारी की है एसबीआई ने, और उसी में बताया कि देश में जो प्रत्यक्ष कर हमने संग्रह किया है, जो कलेक्ट किया है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र का रहा है। कितना प्रतिशत ये भी मैं आपको बता दूं, 38.9%। ऑब्वियसली बात है, महाराष्ट्र में सबसे अमीर लोग हैं, मुंबई जैसे हो गया। उसके बाद दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, फिर तीसरे पे दिल्ली है। तो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स तो आपको समझ पे आता है ना, जिस पर लगेगा ये टैक्स वही इसका भुगतान करेगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है इनकम टैक्स। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझते हो जीएसटी। जैसे किसी प्रोडक्ट पे, जैसे कुरकुरे का पैकेट है, इस पे जीएसटी लगाया, तो जिस कंपनी ने इसको बनाया है वो इसे पे नहीं करेगा, हम जो इसे खरीद रहे हैं, जो कंज्यूमर है, वो इसे पे करते हैं, जीएसटी भरते हैं ना हम लोग। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट वे में आप पे ये टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं सदर सम्मेलन, ये अभी राज्य उत्सव बन गया है, किस राज्य का, तो याद रखेंगे तेलंगाना का। सिंपल सा याद रखेंगे, तेलंगाना का भी राज्य उत्सव क्या बन गया है, सदर सम्मेलन बन गया है। और इसमें होता क्या है, इसमें सजे धजे बेसु की भव्य जुलूस निकाला जाता है। ये गर्व और भक्ति का प्रतीक होता है। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2023 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग में भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत यहाँ पे छठे स्थान पर है। WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी ने हर साल ये विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 को जारी करता है। ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट ये जारी करता है, और इस बार मतलब 2023 का ये डेटा है, भारत इसमें छठे स्थान पर है। क्या मतलब हो गया, मतलब जो हम पेटेंट करते हैं वो सबसे ज्यादा पेटेंट कहाँ पे हुए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे बात की जा रही है। तो भारत में जो पेटेंटों की संख्या है वो 2023 में कितनी बताई गई, 64,480, और इसी के साथ भारत इस लिस्ट में छठे स्थान पर है। और आप कह सकते हो भारत पहली बार इस मामले में टॉप 10 में आया है। सबसे नंबर 1 पे चाइना है, यहाँ पे पेटेंट जो दायर किए गए उनकी संख्या है 1.64 मिलियन। फिर अमेरिका है, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, और भारत इसमें छठे स्थान पर है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, स्थापना होती है 1967, जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको मुख्यालय मिलेगा। डैरेन टैंग यहाँ के डायरेक्टर जनरल है। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जरूर याद रखेंगे, 26 अप्रैल को होता है। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। तो अगले में पूछ रहे हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अभी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड 2024 के लिए किसे दिया है, हरमनप्रीत सिंह को दिया है, ये ध्यान रखेंगे। अभी ये जो अवार्ड का आयोजन है FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स 2024, इसका आयोजन अभी ओमान की कैपिटल मस्कट में किया गया, वहीं पे ये पुरस्कार दिए गए। तो सिंपल सा याद रखेंगे, दो नाम, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को मिला है, और FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड PR श्रेजेश को मिला है, जो अभी तक हमारे गोलकीपर थे। पेरिस ओलंपिक के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया। पेरिस ओलंपिक में आपको याद आएगा, चलो आप मुझे बताओ, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था और किसे हरा करके जीता था, ये दो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वैसे और भी यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए हैं, लेकिन ये दो भारतीय हैं, तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां 83rd नंबर का अधिवेशन ये कहाँ पे आयोजित हुआ, तो आंसर हो गया रायपुर में। रायपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है। भारतीय सड़क कांग्रेस 2024 की हम बात कर रहे हैं, 83rd नंबर का एडिशन था, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इतना सा आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, अपॉइंटमेंट का है। हर्षवर्धन अग्रवाल इसका आंसर हो जाएगा। फिक्की का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इन्होंने किनका स्थान लिया है इस पद पर आने के लिए, अनीश शाह का स्थान लिया है। ये जो फिक्की है ना, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी महात्मा गांधी जी की सलाह पर। घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठाकर ने इसकी स्थापना की थी। आप कह सकते हो भारत का सबसे पुराना और शीर्ष व्यवसायिक संगठन है ये, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा, और नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल नए बन गए हैं, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी T20 में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संजू सैमसन। तो वैसे तो ये दुनिया के चौथे, ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने लगातार 2 T20 मैचों में शतक लगाया हो, एक बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक बार बांग्लादेश के खिलाफ। तो संजू सैमसन का नाम याद रखना। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी 5वें कुलदीप
नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा उर्मिलेश को। पत्रकार हैं उर्मिलेश और इन्हीं को इस बार कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया। इस बार इसका 5वां संस्करण था। पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, ये 5वां संस्करण था। पहला जो संस्करण था या पहला जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया था? रविश कुमार को दिया गया था, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस, वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को मनाते हैं ये दिन। अच्छा, इसी से संबंधित एक और दिवस होता है विश्व सतत परिवहन दिवस, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे। ये 26 नवंबर को होता है, याद रखना, है ना। ये है वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे और ये है वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, 26 नवंबर। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सोनू सूद बन गए हैं। अच्छा, ये पीछे साउंड वगैरह तो आपको आ नहीं रहे ना, पास में कुछ अभी ट्रैक्टर चल रहा है तो उसी में ये गाने चल रहे हैं। चला गया, खैर अभी चला गया। तो थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं कौन? सोनू सूद, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं पंडित राम नारायण का भी निधन हो गया, वे क्या थे, उनका संबंध किससे था? तो वो सारंगी वादक थे, प्रसिद्ध सारंगी वादक थे पंडित राम नारायण, जिनका भी 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका जन्म मेवाड़ राजस्थान में हुआ था। और कौन कौन से पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, कब मिले हैं? तो पद्मश्री 1976 में, पद्म भूषण 1991 और पद्म विभूषण 2005 में इनको मिल चुका है। कुछ और भी इसी तरह से जो पंडित हैं उनके निधन हुए, वो लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा दी है। डेली करंट अफेयर्स में तो एक एक मैंने आपको पढ़ाया था, अभी वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बाकी आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स वाली क्लास थी, जिसमें हमने 5 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। जल्दी इसकी आपको क्विज भी अवेलेबल हो जाएगी अपने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। ये कहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं? अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दूं, या तो प्ले स्टोर में चले जाओ, डायरेक्ट क्रिक एग्जाम टाइप कर लो, एप्लीकेशन मिल जाएगी, या लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पूरे वीडियो में मैंने आपको कहीं पर भी किसी बात के लिए डिस्टर्ब नहीं किया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर सेशन अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। इतनी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। बाकी आप सब ने वीडियो देखा, क्विज जरूर लगाइएगा ताकि ये चीजें आपकी प्रैक्टिस में रहे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।